दूसरी कविता रोशनी के उस पार। हिंदी के दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित अत्यंत सुंदर ऐसी कविता है। मित्रों, रोशनी से उस पार इस कविता में कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलितों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। आप लोगों के सम्मुख प्रश्न उपस्थित होगा कि ये दलित कौन है। मित्रों, समाज से बहुत कुछ दूर कई सालों से परंपरागत रूप से देखा जाए तो जो दबा हुआ वर्ग है, जो वंचित है, जो कुचला हुआ वर्ग है, जो समस्या से ग्रस्त ऐसा वर्ग है, वह दलित समाज है। परंपरागत हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था में समाज में 4 वर्ग माने गए थे। उसमें ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, दलित होगा। मित्रों, दलित समाज गांव से बाहर, समाज से बाहर वंचित ऐसा वर्ग, दलितों की सामाजिक आर्थिक दैनंदिन समस्याएं और उनकी अवहेलना, अपमान तथा शोषण का बड़ा मार्मिक वर्णन इस कविता में देखा जाता है। यानी एक प्रकार से दलितों की जीवन की व्यथा को कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। सदियों से दलित समाज लोगों से तो बहुत दूर है, गांव से बहुत दूर, शहर से बहुत दूर अपनी बस्ती बनाकर रहा है। गांव के बाहर उनकी बस्तियां, उनकी झोपड़ियां, ऐसी गंदी जगह पर ये दलित समाज रहता है कि वहां से गुजरना भी संभव न हो। उनका संपूर्ण जीवन अंधकार में है। रोशनी की कोई किरण उनके जीवन पर भी नहीं और उनकी बस्ती पर भी आज तक नहीं पड़ी है। उनके संपूर्ण जीवन में ही कोई रोशनी की किरण हमें दिखाई नहीं देती। आज भी देखा जाए, आज का युग यह आधुनिक युग है। आधुनिक युग में परिवर्तन हो रहा है, परंतु एक बात है, दलित समाज में जागृति आ रही है। शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में जागृति आ रही है। रहन सहन के बारे में जागृति आ रही है। दलितों के बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं, परंतु सवर्णों के दिलों और दिमाग में जो जाति व्यवस्था बसी हुई है, कुछ लोगों के दिलो दिमाग में वह अभी तक नहीं जाती। नहीं तो इन दलितों पर अन्याय और अत्याचारों की घटनाएं हम रोज वर्तमान पत्र में पढ़ते हैं, टीवी पर भी हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? आज भी किसी ना किसी राज्य में किसी दलित स्त्री पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार की घटना होती है, जलाया जाता है लड़की को। जाति व्यवस्था नष्ट हो गई होती तो यह घटना नहीं घटित हो जाती। दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने
दलितों के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। उनकी व्यथा और वेदना इस कविता के माध्यम से समाज के सामने उपस्थित करने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि उन्होंने दलितों की जो दैनंदिन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसी को स्पर्श करने का काम किया है। आज भी 50% दलित छोटे छोटे देहातों में समाज से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर, सड़क के किनारे अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं, जिनकी ओर किसी की रोशनी नहीं है। कवि वाल्मीकि दलितों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर रीति से दलितों की समस्या को उघाड़ा है। कवि वाल्मीकि दलितों की जो बस्तियां हैं, उनकी जो निवास की समस्या है, दलितों के मकान की जो समस्या है, उसी को भी चित्रित करते हैं। दलितों के बच्चों की कपड़ों की समस्या, भूख की समस्या, शिक्षा की समस्या और मूलभूत सुविधाओं से कहीं दूर ये दलित समाज का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया। कवि कहता है, रोशनी के उस पार खुली चौड़ी सड़क से दूर, रोशनी से उस पार खुली चौड़ी सड़क से दूर, शहर के किनारे गंदे नाले के पास, जहां हवा बोझिल है और मकान छोटे हैं, परस्पर सटे हुए। अरे आज भी दलित समाज के लिए रहने के लिए कौन से मकान हैं, कौन सी सुविधाएं हैं उन लोगों के जीवन में? रोशनी से भी उस पार खुली और चौड़ी सड़क से दूर, शहर के किनारे और गंदे नाले के पास उनकी छोटी छोटी बस्तियां, छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई है। वह इतनी एक दूसरे से चिपकी हुई झोपड़ियां हैं, इतनी चिपकी हुई कि जहां हवा भी बोझिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। उनके मकान भी इतने छोटे छोटे हैं। कवि वर्णन करता है, पतली वक्र रेखाओं सी गलियां, जहां खो जाती है चुपचाप। अरे जहां ये दलित वर्ग रहता है, वहां आदमी रहते हैं या जानवर रहते हैं? ये सवाल पैदा हो जाता है जिस समय हम दलित बस्ती में चले जाते हैं। दलितों की वहां बस्ती झोपड़ियां देखकर, झोपड़पट्टी में देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी रहते हैं या जानवर रहते हैं। उनकी बस्ती जहां है, उनके जो मकान बने हुए हैं वो इतने छोटे छोटे मकान है, झोपड़ियां बस बनी हुई है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जहां कोई सड़क तो नहीं है, वहां की जो वक्र गलियां है, एक दूसरे से मोड़ती हुई गलियां जो है, जहां सपनों के कब्रगाह, भूख की अंधेरी गुफाएं, नंग धड़ंग घूमते बच्चों की आंखों में। कवि वर्णन करता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां जो दलितों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? कवि ने दलितों की दयनीय आर्थिक स्थिति का भी चित्रण किया। दलितों के छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा नहीं है, अर्ध नंग बच्चे घूमते रहते हैं और उन बच्चों की आंखों में सपने और भूख की समस्या हमेशा के लिए दिखाई देती है। आज भी देखा जाए, हम सहजता से कहते हैं कि हमारा भारत ये समर्थ भारत होने वाला है, ये शाइनिंग इंडिया है। हमारे इस देश में, हमारे इस राष्ट्र में
केवल ऊपर ऊपर चमचमाता भारत दिखाई देता है। परंतु मेरा कहना है, इस निमित्त देहात में आकर देखो, शहर की झोपड़पट्टी को देखो, बस्तियों को देखो, जहां गरीबी की आज भी भारत में कमी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो अपना पेट भरने के लिए केवल रोटी के पीछे भागते रहते हैं दिन रात। उनके बच्चे बेचारे घर पर रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, उनके शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा भी नहीं है। अरे जिन बच्चों के शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा नहीं हो सकता, नंगा अधंग बच्चे घूमते रहते हैं, वे शिक्षा से कितनी दूर है, शिक्षण से कितनी दूर है। हम कौन सी बात करते हैं? चमचमाते इंडिया की कौन सी बात करते हैं? समर्थ भारत की कौन सी बात करते हैं? आज भी हमारे हिंदुस्तान में गरीबी की कमी नहीं है, गरीबों की कमी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जो पेट भी नहीं भर सकता। कवि वर्णन करता है, दलित बस्ती में रहने वाले लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो मकान की समस्या, वो रोटी की समस्या, कपड़े की समस्या, शिक्षा की समस्या और दैनंदिन जीवन जीते हुए जो समस्याएं हैं, वे समस्या भी आज भी हल नहीं हो रही है। वहां उन सुविधाओं से भी दलित वर्ग आज भी वंचित है। कवि वर्णन करता है, अंधेरे उजाले के बीच गुप्त संधि के बाद। कवि वर्णन करता है कि दलितों की बस्ती में अनेक समस्याएं आज भी है। रोज अंधेरे और उजाले के बीच, यानी संध्या के समय, अंधेरा और उजाले के बीच जो संधि प्रकाश होता है, संध्या काल होती है। संध्या के समय कवि कहता है, गली के खंभों पर रोशनी नहीं उगती। अरे बस्ती में बिजली के खंभे तो खड़े हैं, परंतु उन खंभों पर कोई बल्ब नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। पानी नहीं आता नल में, सूसू की आवाज के बाद भी रह जाती है सीमित। कवि कहता है कि दलितों की बस्ती में जो पानी नल को आता है, वो पानी नहीं आता, केवल सूसू की आवाज आती है, बाकी कुछ नहीं आता। नल है परंतु पानी नहीं, केवल सूसू की आवाजें आकर मर्यादित रह जाती है, सीमित रह जाती है। लेकिन कवि वर्णन करता है, अखबार की सुर्खियों तक विश्व बैंक की धनराशि। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी, आंखों से दिखाई देते हुए भी कि आज भी दलित कितना पिछड़ा हुआ है, कितना वंचित है अनेक सुविधाओं से, इतना सब कुछ होते हुए भी कवि कहता है कि सरकार की विविध योजनाएं, जिन दलितों के विकास के लिए सरकारी योजना बनाई जाती है, वह कागज पर रह जाती है, और विश्व बैंक की धनराशियां, यह सब कुछ केवल अखबार की हेडलाइन तक ही मर्यादित रह जाती है। यानी अखबार की हेडलाइन यानी सुर्खियां हमने पढ़ ली तो दलितों के विकास के लिए अनेक योजनाओं की वार्ताएं हम लोग पढ़ते हैं, परंतु सही अर्थ में दलितों के लिए बनाई गई जो योजनाएं होती है, जो सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती है सरकारी, या सरकार का जो पैसा आ जाता है, वह इन दलितों की गली तक यानी घर तक नहीं पहुंचता, और ये दलित वंचित रह जाते हैं सारी सुविधाओं से। कवि वर्णन करता है, रोशनी के उस पार जहां आदमी मात्र एक यूनिट है, राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ। अरे दलित आदमी, उसका मूल्य क्या है?
उसकी कीमत क्या है? रोशनी के उस पार रहने वाला ये दलित आदमी जहां सिर्फ एक एकक है, एक यूनिट है, गिनने के लिए रेशन कार्ड पर चढ़ा हुआ एक यूनिट है, एक एकक है, भारतीय जनसंख्या के लिए एक यूनिट मात्र बना हुआ है। कवि कहता है, या फिर कागज का एक टुकड़ा जिसे मतपेटी में डालते ही हो जाता है वह अपाहिज, अपाहिज यानी अपंग, और दुबके रहने के लिए अभिशिप्त भी। सचमुच कवि वाल्मीकि ने वंचित, दलित, पीड़ित मनुष्य का वास्तविक सत्य पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। यह वास्तव है, आज भी वास्तव है कि दलित व्यक्ति समाज में उसकी कीमत क्या है, उसका वजूद क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, राजनीति में उसका अस्तित्व क्या है। अरे वह एक कागज के टुकड़े की तरह है जो उसका मत, उसका वोट, जो लोकतंत्र ने उसे जो अधिकार दिया है, मत का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, वह मतपेटी में डालते ही हो जाता है, वह अपाहिज यानी अपंग बन जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? लोकतंत्र ने उसे मत देने का अधिकार तो दिया है, परंतु जीवन भर एक झुका हुआ, एक दबा हुआ, एक वंचित रहने के लिए मजबूर हो जाता है 5 साल तक। यानी 5 साल के बाद उन झोपड़ियों में कोई ना कोई, दलितों की बस्ती में कोई ना कोई हाथ जोड़ता हुआ कोई नेता आ जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है दलितों के लिए, उनके विकास की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, परंतु कोई ऐसा नेता नहीं है कि वोटिंग होने के बाद, मतदान होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, चुनाव के बाद उन दलितों की बस्ती की ओर कोई मोड़ता नहीं, कोई आता नहीं, और दलितों के जीवन में कोई रोशनी भी लेकर नहीं आता। आज भी ये दलित लोग रोशनी के उस पार ही अपनी बस्ती बनाकर रहते हैं, केवल एक आदमी बनकर जी रहे हैं, जानवर की तरह। अंतिम पंक्तियों में कवि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, रोशनी के उस पार जहां सूरज डूबता है हर रोज, रोशनी के उस पार जहां सूरज डूबता है हर रोज, लेकिन कभी उगता नहीं है। कभी सचमुच ये कितना सत्य, कितनी सत्य बात है कि रोशनी के उस पार जहां अंधेरे में आज भी ये दलित समाज रहा है, सूरज रोज डूबता है उस बस्ती में, परंतु कभी सूरज उगता नहीं। सूरज न उगने की बात का अर्थ क्या है? आसमान में रोज सूरज तो उगता है, सूरज की रोशनी तो आती है, परंतु दलितों के जीवन में कोई रोशनी नहीं आती। सिर्फ रोज सूरज डूबता है, परंतु उनके जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए, दलितों के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, उन्हें जो समाज में एक अस्तित्व निर्माण होना चाहिए, उनका समाज में उन्हें कोई कीमत होनी चाहिए, उन्हें जो मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है, वह सुविधाएं जब तक उन्हें नहीं मिलती तब तक वे समाज में या एक समाज होकर कोई उन्हें मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। कवि वर्णन करता है, भूले भटके भी जहां रात की शाई, शाई का अर्थ होता है कालोख, भूले भटके भी जहां रात की शाई, दबोच लेती है कालीक बनकर। अरे उस बस्ती में है क्या? बस्तियों में जहां पर सूरज डूबता है हर रोज, लेकिन कभी उगता नहीं, कभी भूले भटके भी सूरज ही उगता नहीं,
मात्र डूबता है रोज। जहां काली रात कालोक बनकर परस्पर चिपके और अंधेरे में डूबे हुए मकानों को दबोच लेती है। कभी वर्णन करता है, दबोच लेती है कालिक बनकर परस्पर सटे और अंधेरे में डूबे मकानों को। जहां दलित बस्तियां है, आज भी छोटे छोटे भारत के कई गांवों में, कई राज्यों में, कई शहरों में जहां भी दलित बस्तियां है, उनकी झोपड़ियां आज भी एक दूसरे से इतनी चिपकी हुई है कि जहां अंधेरा फैला हुआ है, मकानों को वहां अंधेरों ने दबोच लिया है। परंतु ये जो अंधेरा है, जिन्होंने काली रात बनकर उस बस्ती को ही पूरा दबोच लिया है, इसका मतलब यह है कि दलितों की बस्ती में कोई रोशनी की किरण नहीं है। उनका जीवन पहले जैसा था, पहले था वैसा ही आज ही उनका जीवन है। उनके जीवन में भी अंधेरा फैला हुआ है, कोई रोशनी नहीं है। कवि का कहना है कि कोई भूला भटका कोई आदमी, कोई रोशनी लेकर आने वाला कोई उनके जीवन में आज तक नहीं आया है। परंतु एक बात जरूर मुझे इस कविता के निमित्त कहनी है कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के जीवन में रोशनी लाने का जो प्रयास किया था, जो प्रयत्न किया था, वह अद्वितीय ऐसा प्रयास था। उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। एक बात निश्चित इस कविता के माध्यम से हुई है कि कवि दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने आंतरिक जो वेदना है, दलितों के प्रति जो संवेदना है, वह सारी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। परंतु दलितों का दुख, दलितों की वेदना या दलित होने का जो दंश है, उसकी जो जख्म है, वही समझ सकता है जो दलित जाति में, दलित समाज में पैदा हुआ या जिन्होंने दलित होने का दंश की वेदनाएं भोगी है। मराठी में कहा जाता है, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। दलित होने की वेदना क्या होती है उसे ही समझ सकता है, वही समझ सकता है जो दलित जाति में पैदा हुआ, वंचित समाज में पैदा हुआ। कितना आज भी समाज में दलित वर्ग को अपमान, अन्याय, अत्याचारों का सामना करना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सारा समाज खुली आंखों से देखता है। वर्तमान पत्र में कई सुर्खियां आ जाती है, कई वृत्तांत आ जाते हैं, टीवी पर भी हम कई समाचार सुनते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में छोटी मोटी बीच बीच में दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचारों की घटना आज भी इस आधुनिक युग में घटित होती है। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज भी दलित स्त्रियों पर अन्याय अत्याचारों की भी घटना, दुर्दैवी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, तिरस्कार व्यक्त करने वाली घटनाएं घटित हो जाती है। उसका तो मेरा जैसा अध्यापक निषेध कर रह जाता है। वह प्रशंसनीय घटना बिल्कुल ही नहीं है, या पौरुष दिखाने वाली कोई घटना हमें वह दिखाई नहीं देती।